हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोमैकेनिक्स। ये लास्ट टॉपिक है जॉइंट चैप्टर का। तो अब बायोमैकेनिक्स है क्या? बायोमैकेनिक्स दो वर्ड से बनी है, एक तो बायो और एक मैकेनिक्स। बायो से हम समझते हैं कि लिविंग, और मैकेनिक्स मतलब जहाँ पे मोशन, फोर्स, हम इन चीज़ों की बात करते हैं। बायोमैकेनिक्स वही है कि आप फोर्स की बात कर रहे हो, फोर्स की स्टडी कर रहे हो, और वो जो फोर्स है उसका लिविंग सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में जान रहे हो, तो वो क्या है? बायोमैकेनिक्स। यानी कि आपको फिज़िक्स को अप्लाई कर रहे हो लिविंग चीज़ के ऊपर। उसके बाद आ जाता है काइनामेटिक्स और काइनेटिक्स ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, बस इनका काम अलग आ जाता है। अब देखो, काइनामेटिक्स जो है उससे मतलब जो आपका जॉइंट है, जॉइंट रीजन भी आपकी जितनी मूवमेंट्स हो रही है उनको आप बोलते हो काइनामेटिक्स। और काइनेटिक्स क्या है? उसी जॉइंट पे जो फोर्स लग रही है, ठीक है, उस मूवमेंट के दौरान फोर्स लग रही है, उसको आप काइनेटिक बोलोगे, ठीक है। काइनामेटिक्स मतलब जो एक जॉइंट पे जो मूवमेंट हो रही है उसको काइनामेटिक्स, जो मूवमेंट्स हो रही हैं, और जो फोर्स लग रही है उसको काइनेटिक्स। उसके बाद आ जाता है ओस्टियोकाइनेटिक्स। ओस्टियो जो टर्म है वो बोन के लिए यूज़ की गई है, और काइनेमेटिक्स का मतलब मूवमेंट, यानी कि जो बोन की मूवमेंट हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद प्लेन ऑफ मोशन आ जाते हैं। कितने प्लेन्स हैं मोशन के? इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जहाँ पे हमने सैजिटल प्लेन, कॉर्नेल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये सभी प्लेन्स को देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर में डायग्राम है। यहाँ पे क्या है कि ये कॉर्नेल प्लेन है, ये सैजिटल प्लेन और हॉरिजॉन्टल, ये तीनों प्लेन्स की हम वहाँ पे बात करी गई है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो ये जो है हमारी बॉडी का मीडियल प्लेन, ठीक है। मीडियल प्लेन के जो पैरेलल होती है उसको हम बोलते हैं सैजिटल प्लेन, और जो हॉरिजॉन्टल और आपकी जो मीडियल और सैजिटल प्लेन है उस पे आपकी 90 डिग्री पे होएगी, उसको हम बोलते हैं कॉर्नरी प्लेन। और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी आपके जो सैजिटल है और आपका मीडियल प्लेन है उसकी 90 डिग्री पे प्रेजेंट होती है। कुछ नहीं है, मतलब ये दोनों प्लेन एक दूसरे के 90 डिग्री पे प्रेजेंट है। तो बस इन्हीं प्लेन्स की बात करी गई है कि आपका सैजिटल प्लेन कौन सा है, कॉर्नेल प्लेन कौन सा है, फ्रंटेल प्लेन कौन सा है, और लास्ट पे हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा है, ये तीनों बात करी गई है। उसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब कि कौन एक जो बोन है वो कितनी जो जहाँ से वो रोटेट करेगी, क्योंकि हमारे पास क्या है कि जो बोन की रोटेशन है उसकी एक पर्टिकुलर एक्सिस होती है, और उस एक्सिस के परपेंडिकुलर ही बोन जो रोटेट करती है। तो वो जिस एक्सिस, यानी कि जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर वो मूवमेंट कर रही है, वो जो एक्सिस है उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितनी मूवमेंट्स की उसको फ्रीडम है कि वो कितनी मैक्सिमम मूवमेंट्स कर सकती है। जैसे एक जॉइंट पे मैक्सिमम 3 डिग्री ऑफ मूवमेंट्स हो रही हैं। जैसे अगर हम शोल्डर ले लें, शोल्डर बोन, वहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट कितनी मूवमेंट्स हो रही हैं। तो जैसे अगर हम जानते हैं कि हमने पढ़ा है कि शोल्डर बोन में सभी तरीके की मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन, जिसमें हमने मीडियल और लेटरल रोटेशन की बात करते हैं, तो वो सारी रोटेशन होती हैं। तो वो मतलब हमारे शोल्डर जो जॉइंट है उसको कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम से? 3 डिग्री, मतलब 3 डिफरेंट प्लेन पे वो क्या कर सकती है? मूवमेंट कर सकती है। उसके बाद आ जाता है आर्थोकाइनेमेटिक्स मतलब आर्थो का मतलब फिर जॉइंट्स, और काइनेमेटिक्स का मतलब फिर मूवमेंट्स। मतलब एक जॉइंट पे कितनी एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस, क्योंकि आर्थो जो टर्म है वो एक जॉइंट से बात करेगी, और यानी कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस जहाँ से जॉइंट क्रिएट हो रहा है उस पर कितनी मूवमेंट्स हो पा रही हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ी है रोल, स्पिन, स्लाइड, ये सारी पढ़ी हैं। रोल में हमने पहले बात करी है कि रोल क्या होता है कि
जहाँ पे एक जो बोन है, एक बोन का आर्टिकुलेटिंग सरफेस दूसरी बोन के आर्टिकुलेटिंग सरफेस के साथ बहुत सारे पॉइंट से एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा होता है। जैसे ये हमने एक बोन ले ली एक, और ये एक दूसरी बोन है, दोनों के आर्टिकुलेटिंग सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट। ये हमने पॉइंट्स कंसीडर कर लिए कि एक ये वाले पॉइंट से भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करे, यहाँ से भी, यहाँ से, मतलब मल्टीपल पॉइंट से वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्लाइड में क्या होएगा कि एक जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो दूसरे के साथ कांटेक्ट करेगा, ठीक है, कनेक्शन तो होएगा, पर जो एक बोन का क्या होगा, सिंगल पॉइंट ऑन वन आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है, जैसे मान लो मैंने ये बोन है, इसका एक पॉइंट कंसीडर कर लिया कि ये वाला पॉइंट दूसरी बोन के बहुत सारे पॉइंट के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, एक बोन का सिंगल पॉइंट दूसरी बोन के बहुत सारे पॉइंट जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। स्पिन में क्या होगा, दूसरी बोन का भी एक पॉइंट होएगा और दोनों बोन का एक एक पॉइंट जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। उसके बाद कन्वेक्स और कनकेव रूल क्या बोलता है कि जब एक कनकेव आर्टिकुलेटिंग सरफेस जब कन्वेक्स सरफेस के ऊपर मतलब मूवमेंट करेगा, उस दौरान स्लाइडिंग और रोलिंग जो दोनों को माना जाएगा कि एक ही डायरेक्शन में हो रही हैं। और जो आपका जब कन्वेक्स जॉइंट सरफेस जब कनकेव के ऊपर रोल करेगा, मतलब कनकेव के ऊपर स्लाइड मूवमेंट करेगा, उस दौरान माना जाएगा कि रोल जो है एक डायरेक्शन को हो रही है, स्पिन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन को हो रही है, ठीक है। यहाँ पे यही बात करी गई, जैसे यहाँ पे कनकेव में उन्होंने एरो भी तभी एक साइड को डाला कि हमने जब कन्वेक्स सरफेस जो है उस दौरान मूवमेंट हो रही है, तो उसको जब कन्वेक्स सरफेस मूवमेंट करेगा तो उसको रोल एंड स्लाइडिंग एक डायरेक्शन को मानी जाएगी, बट जब कन्वेक्स सरफेस तो उस दौरान रोल एक साइड को, एक साइड एक साइड को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है लेवल्स क्या होते हैं यहाँ पे कि एक ऐसा रिजिड सेगमेंट जो कि फल्क्रम के राउंड रोटेट करे। जैसे हम नॉर्मल ही हम लोग देखते हैं इस टाइप का कि जैसे हमारे पास ये बहुत ही कॉमन स्लाइडिंग के लिए होते हैं, जैसे एक हमारे पास ये नीचे फल्क्रम, अब इसके ऊपर जो है शीशा हमने देखा ना, तो ये शीशा टाइप ही है। जैसे शीशा का जो ये स्टैंड है आप उसको फल्क्रम मान सकते हो, ये दोनों उसको क्या है आपका लेवर का काम कर रही हैं। लेवर में क्या है, लेवर में आपके पास आ जाती हैं ये फल्क्रम और ये उसका लेवर। इसमें क्या है कि एक एफर्ट आर्म होती है और एक होती है आपकी रेजिस्टेंस आर्म, ठीक है, दो आर्म्स इसमें होती हैं। एक होती है लेवल में क्या होता है एफर्ट आर्म और एक रेजिस्टेंस आर्म। अब ये आपका रेजिस्टेंस आर्म बड़ी होएगी जहाँ एफर्ट आर्म बड़ी होएगी, उसके बेसिस पे जो आपका लेवर है वो आगे 3 टाइप का होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो एक चीज़ याद रखना, अब एफर्ट आर्म पे एफर्ट फोर्स लगती है और रेजिस्टेंस आर्म पे रेजिस्टेंस फोर्स लगती है। एफर्ट फोर्स से आप समझते हो मतलब कुछ वर्क कर कर किसी पे फोर्स लगाई जा रही है, यानी कि उस चीज़ पे काम हो रहा है, तो रेजिस्टेंस उसके अगेंस्ट जो फोर्स लग रही है। और इस लेवल प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एफर्ट फोर्स हमेशा ही जीतती है और रेजिस्टेंस फोर्स हमेशा ही हारती है, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास लेवल सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लास लेवल सिस्टम है। फर्स्ट क्लास लेवल सिस्टम में क्या होता है, जो आपकी एफर्ट आर्म है, यानी कि जहाँ जिस आर्म पे एफर्ट फोर्स लग रही है वो हमेशा ही बड़ी होती है रेजिस्टेंस आर्म से, यानी कि आपकी एफर्ट फोर्स क्या जीत रही है, रेजिस्टेंस आर्म रेजिस्टेंस फोर्स से, और यहाँ पे हमेशा ये बड़ी मानी जाती है और कम भी हो सकती है। यहाँ पे कंडीशंस की उसकी इक्वल भी हो सकती है, उसके ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। अब इसमें आपके पास आ जाता है आपका जो, अब आप अपनी जो स्कल और आपके जो वर्टिबल कॉलम है उन दोनों के बीच में जो जॉइंट है वो आपका एज अ फर्स्ट क्लास लेवल की तरह काम करता है। यहाँ पे क्या है
जो आपके मसल्स हैं नेक के वो एफर्ट की तरह काम कर रहे हैं, आपकी जो स्कल का वेट है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और जो अटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट है, ये आपको याद होगा कि अटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट क्या है, आपके जो वर्टेब्रल कॉलम के सबसे पहली बोन है एटलस, और ओसिपिटल जो आपका स्कल है, स्कल की सबसे पिछली बोन होती है। तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है उसकी बात करी गई है, वो किसकी तरह काम कर रहा है, फुलक्रम की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आपके नेक के मसल्स एफर्ट की तरह काम कर रहे हैं, आपका जो स्कल का वेट है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, बट जो आपका एंटेलेंडो ओसिपिटल जॉइंट है वो फुलक्रम की तरह काम। ठीक है, तो इससे क्या बैलेंस हो गया। उसके बाद आ जाता है सेकंड क्लास लेवल सिस्टम। इसमें आपके पास हील जॉइंट आ जाता है। ठीक है, हील जॉइंट में आप देखते हो, अब जैसे यहाँ पे भी देखो डायग्राम उन्होंने बनाई हुई है फर्स्ट क्लास लेवल सिस्टम की। आपका जो है यहाँ पे ये आपकी रेजिस्टेंस, ठीक है, ये एफर्ट लग रहा है, ये फुलक्रम। ठीक है, तो ये सारी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन करी है। अब देखो सेकंड क्लास लेवल सिस्टम में क्या है कि जो एफर्ट आर्म है वो छोटी होएगी रेजिस्टेंस आर्म से। ठीक है, सॉरी, एफर्ट आर्म हमेशा ही बड़ी होएगी रेजिस्टेंस आर्म से। और इसमें एग्जांपल आ जाती है टेंडो कैल्केनियस मसल्स। अब टेंडो कैल्केनियस इन जो है आपके या जो आपकी हील है, आपकी जो हील में बोन होती, हील बोन है जिसका नाम होता है कैल्केनियस बोन, तो उसके मसल और टेंडो जो दोनों आपकी हील के ही बोन्स हैं, उन दोनों के जो मसल है उसकी बात करिए है कि वो एफर्ट की तरह काम कर रहा है। जो आपका लोअर लिम्ब है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और जो आपके मेटा टार्सोफ्लेंजियल जॉइंट है वो फुलक्रम की तरह काम करेंगे। तभी क्या है कि यहाँ पे ये फुलक्रम की तरह काम कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस, ये एफर्ट की तरह काम कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड क्लास लेवल सिस्टम, जहाँ पे आपकी एल्बो जॉइंट की बात करी जाती है। अब यहाँ पे देखो आपकी एफर्ट आर्म जो है वो हमेशा ही छोटी मानी जाती है रेजिस्टेंस आर्म से, जिसमें आपके पास बाइसेप्स ब्रैंकिस, जो आपके बाइसेप्स फोर आर्म के जो बाइसेप्स हैं उनकी बात करी गई है कि वो एफर्ट आर्म की तरह काम करते हैं। आपकी जो फोर आर्म है उसका वेट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, और एल्बो फुलक्रम की तरह काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फुलक्रम की तरह काम कर रही है, ये एफर्ट आर्म की तरह, और ये रेजिस्टेंस आर्म की तरह काम कर रही है। तो अब इसकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या है उसको निकालने के लिए इन्होंने फॉर्मूला भी दिया है कि आप एफर्ट आर्म ओवर जो आपकी रेजिस्टेंस आर्म है उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। अब मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो रिलेट करते हैं कि हमने जो क्लासिफिकेशन किया है उसको हमने कैसे समझा। अब इससे हमें ये चीज़ पता चलती है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग देती है रिलेशनशिप बिटवीन द टॉर्क ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एंड टॉर्क ऑफ द मस्कुलर फोर्स, यानी कि जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स की आप बात करते हो उसकी टॉर्क और जो आपकी मसल फोर्स है उन दोनों, उस टॉर्क जो अप्लाई कर रहे हैं उन टॉर्क्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर आप थर्ड क्लास लेवल की बात करोगे तो उसकी मैकेनिकल एडवांटेज कम ही मानी जाती है, क्योंकि देखो जब एफर्ट जीतते ही नहीं रहा, एफर्ट आर्म का जीतना ज़रूरी होता है, एफर्ट ज़्यादा जीत नहीं रहा क्योंकि एफर्ट आर्म जो छोटी है रेजिस्टेंस आर्म बड़ी है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज कम होती है, बिकॉज एफर्ट आर्म क्या है, छोटी है रेजिस्टेंस से, सो इट वर्क्स एज अ मैकेनिकल इनएफिशिएंसी और वर्किंग एट अ डिसएडवांटेज इन टर्म ऑफ फोर्स आउटपुट। अगर हम फोर्स के हिसाब से देखें तो ये वाला जो है इसका एक डिसएडवांटेज आ जाता है। अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं टॉर्क इक्विलिब्रियम को, तो जो मसल्स हैं वो फोर्स प्रोड्यूस करने चाहिए हमेशा ही एक्सटर्नल फोर्स से ज़्यादा। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कौन सी बात करेगी, जो आपकी रेजिस्टेंस फोर्स है।
ठीक है। अब आ जाता है कि इसी रीज़न के कारण जो आपके मसल्स हैं ह्यूमन बॉडी के, वो हमेशा ही जॉइंट एक्सिस के पास मिलते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आपके डिस्प्लेसमेंट की कौन कौन सी टाइप हैं, जिसमें ट्रांसलेटरी, रोटेटरी मोशन और कर्वीलिनियर मोशन आ जाता है। तो ये मोशन की टाइप्स हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो मूवमेंट होएगी सेगमेंट की वो एक स्ट्रेट लाइन में होएगी। रोटेटरी में मूवमेंट रोटेशन में होएगी ऐसे सर्कल में। और सर्किलिनियर में क्या है कि ये रोटेटरी और ट्रांसलेटरी दोनों मूवमेंट जब एक साथ होती है, इसी वजह से कर्वीलिनियर, कर्वी मतलब जो आपकी कर्व पाथ में हो रही है, लीनियर मतलब जो आपकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दोनों जब साथ में होंगी तो उसको हम बोलते हैं कर्वीलिनियर। जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जब आप ग्लास को पकड़ते हो, पानी वाले ग्लास को, और देन पीते हो। वाइल टेकिंग द ग्लास ऑफ वाटर टू माउथ, जब आप ग्लास जो पानी का है उसको आप माउथ तक लेकर जाते हो, तो उस दौरान क्या कर रहे हो, कर्वीलिनियर मोशन। तो यहाँ पे आपका जो जॉइंट चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।